नमस्कार प्यारे साथियों कि आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले एग्जाम वांटा प्रेप के द्वारा जो है डिस्कस करेंगे। डेली करेंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आप लोग के लिए जो है एग्ज़ाम जो आने वाली एग्ज़ाम जो आगामी एग्ज़ाम है, जैसे बीपीएससी एग्जामिनेशन हो गया और अदर जो भी एग्ज़ाम है, जो भी सेंट्रल एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट एग्ज़ाम है, करेंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो करेंट अफेयर्स को बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम में एक करेंट अफेयर ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आराम से जो पूरे करेंट अफेयर्स को पूरे लास्ट वीडियो तक देखना है ताकि आपको करेंट अफेयर्स आपको दिमाग में विजुअलाइजेशन याद हो जाए, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में आसानी से बना पाएंगे। तो करेंट अफेयर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम वांटा प्रेप से जुड़िए और एग्ज़ाम वांटा पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके जो भी बीपीएससी एग्जामिनेशन रिलेटेड करेंट अफेयर्स हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होता है डिस्कस करेंगे। ये पूरे टॉपिक जो है हम लोग जो इस चैनल के माध्यम से जो है डेली करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहला टॉपिक प्यारे दोस्तों क्या है हम डिस्कस करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है हर साल की अध्यक्षता होती है। हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस में जो है इस बार जो हुआ 30वां कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो इस 30वां कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा चीज़ याद रखना है कि कहाँ हुआ है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना है कि क्या इसका थीम क्या है, क्या फोकस क्या किया गया है। ठीक है, पहला लोकेशन याद रखना है, दूसरा कि इसका थीम क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगली साल जो है अगला कॉप 31 क्या होने वाला है, उसके जस्ट पहले कॉप 29 कहाँ हुआ था, कम से कम आजू बाजू वाला जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। ये एक्सपेक्टेड डेट आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो है कब होने वाला है। ठीक है, कहाँ हुआ, ठीक है, और ये याद रखना है कि उसका थीम क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है प्यारे दोस्तों कि 30वां जो कॉन्फ्रेंस जो है, 30वां जो है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है कॉप 30 जिसको बोलते हैं। कॉप 30 का मतलब यहाँ पे ये है कि कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ जो है पार्टी जो है 30वां, इसका मेन मकसद क्या है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, अगर 30 से 40 साल के बाद अगर ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा चेंजेज आता है, ठीक है, तब हम बोलते हैं उसको क्लाइमेट चेंज के बारे में बोल सकते हैं। जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन इन फ्यूचर में हमारा क्या हो सकता है, बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज इशू हो सकता है। जैसे एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ठीक है, ये क्लाइमेट इशू में आ सकता है। ठीक है, वाटर क्राइसिस ये भी क्या है, क्लाइमेट इशू में आ सकता है। तो इस बार का थीम पहले जानना है कि कॉप 30 कहाँ हुआ है। ठीक है, तो कॉप 30 आपको ये याद रखना है जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो है सम्मेलन यूएनएफसी कॉप 30 का जो समिट हुआ है यहाँ पे ये 10 तारीख से, ठीक है, 10 से 22 नवंबर 2025 में हुआ था। जब हुआ था क्या, बेलेम में। ठीक है, ये बेलेम एक जगह है, बेलेम एक जगह है। ये बेलेम जगह है कहाँ, तो बात याद रखेंगे कि ब्राज़ील में क्या पड़ता है, ये ब्राज़ील में जगह पड़ता है। बेलेम जगह कहाँ पे है, ब्राज़ील में। पहले याद रखना है ये कॉन्फ्रेंस जो हुआ है कहाँ हुआ, ब्राज़ील में हुआ। ठीक है, बेलेम जगह पर हुआ है। ठीक है, दिमाग में सेट रखना। इसीलिए बोलते हैं इस सम्मेलन का नाम क्या, बेलेम पैकेज। क्या बोलते हैं, बेलेम पैकेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अपनाया गया जिसका क्या जो एम है, जिसके कुछ कई जो है व्यापक फैसला लिया गया है, जिसमें मेन फोकस क्या किया गया है, क्लाइमेट चेंज में क्या है, सम्मेलन इमिशन को, उत्सर्जन जो इमिशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक, सबसे ज़्यादा इमिशन हो रहा है, उसको सबसे ज़्यादा कटौती करना है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा इमिशन जो हो रहा है इसको जो है कटौती करना है, कार्बन इमिशन को कटौती करना है। सबसे पहली बात ये फोकस किया गया यहाँ पे, मतलब सब मिला के जो है फोकस है कार्बन इमिशन। मतलब ये टारगेट ये है कि कॉप 30 का टारगेट ये है कि कार्बन इमिशन को अप्रॉक्स जो है अगर ग्लोबल टेम्परेचर जो कर दिया जाए, टेम्परेचर वो 1.5 डिग्री से लेके 2 डिग्री सेल्सियस तक टारगेट किया गया है। क्योंकि इससे क्या प्री इंडस्ट्रियल लेवल का ये टेम्परेचर लेवल है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग होने की घटना से जो है बहुत इन फ्यूचर में जो है ग्लोबल वार्मिंग से घटना होगा, बहुत ज़्यादा व्यापक ले लेगा। इसको रोकने के लिए जो है बेलेम में एक समिट लगाया गया। ठीक है, बेलेम समिट का फोकस है कि कार्बन जो इमिशन है उसको रोकना है।
ठीक है। जो डेवलप कंट्री है जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, सबसे लार्जेस्ट एमिटर में आता है, कार्बन इमिशन में आता है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इमिटर में आता है, ठीक है। यहां पे सब मिला फोकस क्या है, कार्बन इमिशन को कटौती करना है, ठीक है। तो सब मिला के मेन रूप से उद्देश्य उत्सर्जन में क्या है, कटौती को तेज करना है, जलवायु वित्त फाइनेंस को बढ़ावा देना। पेरिस समझौता जब हुआ था, पेरिस समझौता जो होता है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में फोकस किया गया कि जो टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर लेवल 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 2 डिग्री सेल्सियस पर टारगेट किया गया है। बात समझ में? तो ये आपको दिमाग में रखना है कि सब मिला के कार्बन इमिशन को कट करना है। और पेरिस एग्रीमेंट जो समझौता था उसमें टेम्परेचर लेवल जो था 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस था, यही इसको टारगेट एम लेके चलना है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 2000 अगर पूछा जाएगा, ये हम COP 30 का बात किए तो COP 29 जो हुआ था, ये याद रखना है, ये भी क्या है, अजरबैजान में हुआ था, जहाँ पे बाकू में हुआ था। क्या हुआ था? बाकू में हुआ था। ये 2024 में हुआ था, ठीक है। लेकिन अगला जो COP 31 होने वाला है, ये भी पूछ सकता है कहाँ होने वाला है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है COP 31, ठीक है। तो मेन फोकस समझ में आ गया कि एक्सेलरेटिंग द इमिशन को क्या करना है, सब मिला के कम करना है, ठीक है। एक्सेलरेट द इमिशन ऑफ द रिडक्शन एंड स्केलिंग द क्लाइमेट फाइनेंस देना है, और इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो करना है। जहां पेरिस एग्रीमेंट पे आपको बताया मैंने कि वहां पे फोकस ये किया गया है कि जहां पे ग्लोबल टेम्परेचर क्या 1.5 डिग्री से लेके 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर रखना है। ये मेन एम है, क्या है, ये मेन एम पेरिस एग्रीमेंट का था। वही एग्रीमेंट को फिर से कहा इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल का ग्लोबल टेम्परेचर आ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकते हैं इन फ्यूचर में। बात समझ बात को? इसीलिए गया COP 29 जो है बाकू में, अजरबैजान में हुआ था। COP 31 जो होने वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया में होना है, 2026 में होने वाला है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको COP 30 बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि COP 30 एक क्लाइमेट रिलेटेड इशू पे बात करता है। हर साल की ये घटना होती है, ठीक है। COP 31, COP 32 होगा, COP 33 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो है कि G20 समिट क्या है, ठीक है। देखिए G20 समिट जो है बेसिकली जो है, ये आप जानेंगे, ये समिट का मेन पर्पज और एम क्या है। हम क्या बोले, कोई भी समिट होगा उसका मेन पर्पज क्या, कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ या कहाँ होने वाला है, ठीक है। और ये भी जानना है कि उसका एम क्या है, ठीक है। देखिए G20 समिट बेसिकली याद रखना है कि हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पे G20 समिट जो है हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ द समिट देखा जाए तो यहाँ पे 2025 में होने वाला है, जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ कैमा जो है 20वां G20 समिट है। ये 20वां G20 समिट होने वाला है, जोहान्सबर्ग जो हुआ है 2025 में हुआ है, ठीक है। इसका मेन थीम ये है कि गाइडेड बाय द अफ्रीकन फिलॉसफी, ठीक है। क्या उबुंटू, क्या है उबुंटू, ठीक है। उबुंटू जो है, कहता उबुंटू क्या, ग्लोबल जो है फिलॉसफी क्या है, उबुंटू है। ये शेयर के ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जवाबदेही पे फोकस किया जाएगा, जहां पे एक सॉलिडारिटी क्रिएट किया जाएगा, इक्वालिटी किया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी किया जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इसका समिट एकजुटता और समानता और स्थिरता पे मेन गोल है। गोल क्या है, एकजुटता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, और क्या, स्थिरता मतलब सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। G20 समिट बेसिकली 19वां पूछेगा कहां पर हुआ, ठीक है। तो याद रखना है कि G19वां का हुआ था रियो डी जेनेरियो, ये भी ब्राजील में हुआ था, लेकिन ये हुआ साउथ अफ्रीका में हुआ। ये हुआ क्या, ब्राजील में हुआ, 19वां हुआ, ठीक है। अगर पूछा जाए 21वां कहां होने वाला है 2026 में, तो याद रखना अमेरिका में होने वाला है। अमेरिका में G20 समिट जो है 21वां होने वाला है। यहां पे ये याद रखना है, इंडिया क्या, इसमें क्या है, 20 कंट्री है। कितना है, G20 में सब मिला के 20 कंट्री है, मतलब नाम ही क्या है G20, तो 20 कंट्री है। इसमें जितने भी मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे लगभग सभी क्या है, ये मोस्ट कहता है हाईली इकोनॉमिक्स वाला कंट्री है, हाईली इकोनॉमी वाला कंट्री है। जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, USA हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, ये सब ETC। बात समझ में, यहाँ से सभी लोग ये पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे इंडिया भी क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर, इंडिया भी क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर है। जो इंडिया जो फाउंडिंग मेंबर बना था क्या, 1999 में। कब बना, 1999 में बना है।
ठीक है। तो G20 इंडिया जो है, इंडिया G20 का मेंबर है, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, आपको दिमाग में क्या क्या रखना है कि ये समिट अभी बता 2025 में क्या हुआ, तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। दूसरा याद रखना है कि इसका एम क्या है, तो सॉलिडरिटी पे फोकस किया जाएगा, मतलब कि एकजुटता, इक्वालिटी मतलब समानता, सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, और 19वां अगर G20 समिट पूछ दिया, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ 2024 में हुआ था। अगर 21वां आपको समिट पूछेगा तो अमेरिका में 2026 में होने वाला है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो बिल्कुल इसका फाउंडिंग मेंबर है, ये आपको पता करके याद रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, G20 समिट पे सवाल आने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। अगला सवाल ये है, क्या है कि ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट, क्या है ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट, तो सब मिला के लीडर समिट, एनर्जी लेवल का लीडर समिट बनाया गया। इसका मतलब सब मिला के इसमें टारगेट ये है कि सब मिला के एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है। जो एनर्जी ऐसा होना चाहिए जो क्लीन एनर्जी पे फोकस करेंगे। क्या करेंगे? क्लीन एनर्जी, मतलब साफ सुथरा एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, जहां पे हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, जहां पे वैसा एनर्जी हम बात करते हैं जो इन्वायरमेंट से इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को कोई भी प्रभाव नहीं कर पाता है, वायुमंडल को कोई प्रभाव नहीं कर रहा है। इसका मतलब तभी हम बोलेंगे पर्यावरण को प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब बोलेंगे कि इको फ्रेंडली है फ्यूल है। इको फ्रेंडली क्या है, हम सब मिला के एनर्जी लेवल बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने बाबू, क्या यहाँ पे याद रखना है कि ग्लोबल एनर्जी जो लीडर समिट है ये कहाँ होने वाले हैं, तो याद रखना है पूरी में होने वाले हैं। ठीक है, पूरी में हुआ है, और क्या कहाँ मतलब पूरी मतलब उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, इसे पूरी डिक्लेरेशन से नाम से जानते भी है। तो पूरी डिक्लेरेशन का पर्पज ये है कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना है। ठीक है, साफ सुथरे एनर्जी उसको प्रमोट करना है। ठीक है, उड़ीसा सरकार कहता है टोनी ब्लेयर, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर द कहता है ग्लोबल चेंज का तो आयोजित किया है। इसको कौन किया? उड़ीसा की सरकार मिलके और टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉर द ग्लोबल चेंज, ठीक है, ने दोनों मिलकर आयोजित किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पावरिंग इंडिया, क्या है पावरिंग इंडिया मतलब सफिशिएंसी ऑफ द पावर इंडिया, सफिशिएंसी, बैलेंस, इनोवेशन, मतलब भारत को एक ऊर्जावान बनाना है, कहता है ऊर्जावान बनाना है, और पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार था। ठीक है, सब मिला के फोकस करेंगे, ताकि फोकस ये है कि पावरिंग इंडिया, सफिशिएंसी एंड बैलेंस और इनोवेशन। ठीक है, ये तीन फोकस किया गया, पावरिंग पे फोकस किया गया है, और सफिशिएंसी फोकस किया, बैलेंस ऑफ द एंड इनोवेशन पे फोकस किया है। सरकार को मेन मकसद यही होता है, बात समझ में? तो सब मिला के इसका समिट का पर्पज क्या है? सब मिला के पर्पज ये है कि सफिशिएंसी एनर्जी को सफिशिएंट करना है, बैलेंस बनाना है, और नया इनोवेशन करना है, ताकि हमें क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर सके। क्लीन एनर्जी को क्या कर सकते बताओ? प्रमोट कर सकते, आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना है ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट कहाँ हुआ, तो याद रखना है कि ये पूरी ओडिशा में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला समिट ग्लोबल कहता है AI शो क्या है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के ज़माना क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जो है मशीन जस्ट लाइक बिहेव टू द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मशीन भी जो है बेसिकली जो है आज के जो है ह्यूमन बीइंग के जैसे पता बिहेव करने लगेगा। ठीक है, AI के ज़माना आ गया, तो ग्लोबल AI शो 2025 को हुआ था। इस AI शो में क्या टारगेट क्या किया, ये जानना है कि ये जो है दिसंबर 8-9 2025 को टारगेट किया गया है कि बताओ स्पेस 42 एरिना ऑफ द अबू धाबी। पहले पूछे कहाँ पे हुआ ग्लोबल AI समिट, कहाँ हुआ, तो याद रखना अबू धाबी जो पड़ता है UAE में पड़ता है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स होता है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। सब मिला कहने मतलब ये अबू धाबी में किया गया है। ठीक है, याद रखना है UAE में जो है बेसिकली जो है ये जो है समिट हुआ है। कौन? ग्लोबल AI समिट हुआ। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा कौन कौन संचालन कर रहे हैं, तो इसको ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है? VAP ग्रुप का है। ठीक है, और पावर्ड बाय द क्या लाइंस ऑफ द AI का मेंबर है। ठीक है, एग्जीबिशन द अट्रैक्टेड 5000 अटेंडेंस इसको था, प्लस 100 प्लस के ग्लोबल स्पीकर्स थे, 150 का स्पॉन्सर था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। बात समझ में? उसके बाद इसका मेन गोल याद रखना है कि AI थीम का था 2031
2031, मतलब AI थीम क्या है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2031 पे टारगेट है, ताकि एक्सेलरेटिंग द इंटेलिजेंट फ्यूचर, मतलब आगे का फ्यूचर और ज्यादा AI पे फोकस किया जाएगा और इंटेलिजेंसी को, बुद्धिमत्ता जो है, बुद्धि को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंस फ्यूचर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका टारगेट है AI 2031 तक का टारगेट किया गया है। ये शो में बताया गया, ग्लोबल AI शो। ठीक है, तो टारगेट आपको ये रखा गया है। बात समझ में आए तो आपको समझ में आ गया होगा ग्लोबल AI शो कहाँ हुआ है, तो अबू धाबी में हुआ है, मतलब UAE में हुआ है। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है कि AI 2031 तक जो है हम और ज़्यादा इंटेलिजेंट फ्यूचर को और इंटेलिजेंस को और ज़्यादा फ्यूचर में आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला क्या, सेकेंड WHO समिट ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके अनुसार यह कहा गया कि दूसरा जो है WHO ग्लोबल समिट हुआ है। ठीक है, यहां फोकस कहां हुआ, तो याद रखना है कि यहां जो हुआ है, ठीक है, मंडपम क्या है, भारत मंडपम जो है न्यू दिल्ली में हुआ। क्या है, न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, सेकेंड ग्लोबल समिट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का समिट क्या हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। इसका होस्ट करने वाले कौन है, WHO है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिलके, मतलब WHO और आयुष की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो हेल्थ का होता है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट, ठीक है, ये दोनों मिलके जो है ये फोकस कर रहे हैं। जहां पे कितने लोग, 769 डेलीगेट्स लोग वहां पहुंचे, वह 107 कंट्री से 769 लोग डेलीगेट, अच्छे अच्छे लीडर लोग पहुंचे वहां पे और पार्टिसिपेट किए। जहां पे कोर एम क्या है इस जो है लीडर समिट का, जो बेसिकली ये ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट का क्या एम है, इसका एम है रिस्टोरिंग द बैलेंस, मतलब कि साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ वेलबींग। ठीक है, मतलब हेल्थ वेलबींग पे फोकस किया जाएगा। सब मिला बोल सकते हैं कि संतुलन का बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। मेन गोल याद रखना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, मतलब रिस्टोरिंग द बैलेंस, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब हेल्थ सिस्टम पे जो है और ज़्यादा अच्छे से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, इस ग्लोबल जो है सेकेंड ग्लोबल WHO जो है मेडिसिन समिट के टारगेट ये किया गया है। ठीक है, याद रखने कौन कौन से इसमें होस्ट किए हैं, तो WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किया, याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, याद रखना है। इसका एम का रिस्टोरिंग द बैलेंस, मतलब साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या है, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 62वां जो है मोनिस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्या होता है। ठीक है, मोनिस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 में हुआ है। इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का मकसद पहले कहां हुआ है, पहले याद रखना है। मुनीच एक जगह है जिसको बोलते हैं जर्मनी, क्या बोलते हैं, जर्मनी में पड़ता है। मुनीच एक जगह कहां पे, जर्मनी में पड़ता है। यहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, इस सिक्योरिटी मतलब 62वां जो है मुनीच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या याद रखना है, अंडर क्या है कंस्ट्रक्शन, क्या है डिस्ट्रक्शन, अंडर डिस्ट्रक्शन मतलब बोलते हैं इसे पोस्ट कॉलोनियल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे 1947 का 1945 जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है खत्म होने के बाद इसको जो है यूज किया गया। ठीक है, मतलब कि फोकस किया गया अंडर डिकंस्ट्रक्शन पे। जहां पे फोकस क्या किया गया है, ये कॉन्फ्रेंस का फोकस ये है ऑन द इरोजन ऑफ द पोस्ट 1945 इनका नेशनल करा हुआ था इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर, ताकि इंटरनेशनल रूल जो है उसको बनाया जाए, इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया जाए। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल रूल्स, मतलब इंटरनेशनली जो है ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर चले। ठीक है, बात समझ में, मतलब क्या है, मतलब रूल्स मतलब इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल टारगेट क्या है, इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर। ठीक है, इस पे टारगेट किया गया है। ठीक है, ये आपको थीम है, थीम आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, सब मिला बोल सकते हैं 1945 का सम्मेलन हुआ था के बाद के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को आधारित व्यवस्था में कमजोर पड़ना, ठीक है, पड़ने पर था। ठीक है, इसका मतलब क्या फोकस किया गया है कि बने अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, नियमों
को आधारित जो व्यवस्था जो कमजोर पड़ जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो रूल नियम कानून है उसको क्या है, उसको अच्छे से और ज़्यादा सही से इम्प्रूवमेंट करना, ये फोकस किया गया है। इसमें कौन सा, मुनिच सिक्योरिटी में। याद रखना कहाँ हुआ है, तो मुनिच है जर्मनी में जगह, ठीक है, वहाँ पे याद है। फोकस क्या है, अंडर डिस्ट्रक्शन, छोड़िए डिस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं, अंडर डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडर डिस्ट्रक्शन का टारगेट किया गया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं विनाश के दौर में। विनाश के दौर मतलब क्यों है, क्योंकि बोले कि वहाँ पे इंटरनेशनल रूल एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्यों आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को जो है कमजोर पड़ गया, उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अगला आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, ऑर्गेनिक फूड। अगला क्या है, ग्लोबल बायोफैच क्या है, ये पूछेगा आपसे। ग्लोबल क्या है, बायोफैच 2026 जो है ये किस लिए हुआ, तो याद रखना कि ये एक फेयर ऑर्गेनिक फूड के लिए हुआ। ऑर्गेनिक फूड वो होता है जहां पे हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर के यूज नहीं करते हैं, जिससे हमारा जो लाइफ जो है बहुत हेल्दी बन पाएगा। बात समझ में। तो ऑर्गेनिक फूड मतलब जहां पे कोई केमिकल फर्टिलाइजर की यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसे जहां पे हम फार्मिंग इको फ्रेंडली होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट को जो होता है प्रभाव नहीं करता है, पर्यावरण को कोई प्रभाव नहीं करता है। ठीक है, जहां कोई केमिकल फर्टिलाइजर हम नहीं डालते हैं, मतलब काऊ डंग केक मतलब जो है, मतलब नेचुरल जो मैन्यूर होता है उसको हम प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, तब हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे याद ही रखना है ग्लोबल फैच का मेन टारगेट क्या है कि ये लीडर जो है लीडिंग ऑफ द ट्रेड करना है, मतलब ट्रेड फेयर करना है। ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक फूड करना है। क्या करना है, लीडिंग फेयर मतलब जो भी अगर ट्रेड करना, व्यापार करना होगा तो ऑर्गेनिक फूड के फोकस किया जाएगा, व्यापार किया जाएगा। ठीक है, इसका मेन क्या कहता है, जर्मनी क्या हुआ था ऑर्गेनिक फूड के लिए, बताओ। ऑर्गेनिक फूड के दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है, सबसे बड़ा मेला लगा। इसका ये ग्लोबल बायोफैच के नाम से जानते हैं। इसका मेन पर्पज क्या ये जानना है, इसका क्या है, हुआ कहाँ, जर्मनी के, ठीक है, नुर्नबर्ग में हुआ। क्या हुआ, नुर्नबर्ग में हुआ। ठीक है, जर्मनी का क्या हुआ बताओ, कहता नुर्नबर्ग में हुआ है, जर्मनी एक जगह, वहाँ पे ग्लोबल फैच समिट हुआ था। यहाँ टारगेट है सबसे बड़ा ग्लोबल लेवल पे जो ऑर्गेनिक जो फूड का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर हुआ था, सबसे बड़ा व्यापार का मेला लगा था। ठीक है, यहाँ फोकस ये किया जा रहा है कि 2200 से ज़्यादा, ठीक है, एग्जिबिटर्स एंड 35,000 से, ठीक है, 35,000 ट्रेड कहता है विजिटर्स, ठीक है, शामिल हुए इनमें। कहता है इन्वेंट में, ग्रो, इसका फोकस क्या है, ग्रोइंग टुमोरो, मतलब यंग बॉयज बोल्ड बॉयज। मेन फोकस क्या है, यंग बॉयज, क्या फोकस है, यंग बॉयज बोल्ड बॉयज, ये इसका मेन टारगेट, मेन फोकस आपका एम है। ठीक है, बात समझ में आए, मेन क्या है, ग्रोइंग टुमोरो, यंग बॉयज बोल्ड विजन। ठीक है, बोल्ड क्या है, बोल्ड विजन, क्या बताओ, बोल्ड विजन पे फोकस किया जाए, बोल्ड विजन पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, ये जो है 18वां अगर बात की बायोफैच इंडिया में जो हुआ है, कहाँ, ग्रेटर नोएडा। क्या हुआ, ग्रेटर नोएडा हुआ, जहां पे इसको बोलते हैं इंडिया एक्सपो मार्ट बोलते हैं, इंडिया एक्सपो मार्ट, IEML। ठीक है, इंडिया एक्सपो मार्ट जो हुआ है, क्या हुआ है, 18वां बायोफैच अगर बात किया जाए इंडिया में क्या हुआ है। देखिए ये क्या विश्व लेवल का है, ये विश्व लेवल में कैसे हम जो है ऑर्गेनिक फूड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, ये पूरा विश्व लेवल में। लेकिन भारत में बात किया जाए 18वां बायोफैच हुआ कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा हुआ। ठीक है, ये बताओ क्या, 6 अगस्त 2026 को बताओ, यहाँ पे 6 से 8 जो है अगस्त को होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि बुकर प्राइज जो है बेसिकली जो है मिला है किसको मिला है। देखिए, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो होता है, बेसिकली जो बुकर प्राइज जो मिलता है किसको मिलता है, बुकर प्राइज स्पेशली जो होता है वो उसको मिलता है जो नोबेल जो है इंग्लिश में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्पेशली जो होता है नोबेल जो लिखते क्या, इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, उसी को बुकर प्राइज मिलता है। ठीक है, स्पेशली बुकर। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज बात करते हैं, इंटरनेशनल अगर हम बुकर प्राइज की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको मिलता है जो कोई भी लैंग्वेज होगा, बुकर प्राइज होगा, कोई भी लैंग्वेज हो, एनी लैंग्वेज हो, उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा अगर इंग्लिश में, तब उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में बुकर प्राइज में डिफरेंस आपको समझना है।
ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला चीज ये समझना है कि किसको किसको जो है बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, तो पहला वीएस जो है नैन पॉल को मिला है, जहां पे 1971 में मिला है, फ्री स्टेट के लिए बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, दूसरा बात करेंगे सलमान रुशिडी। ठीक है, इसको मिला 1981 में मिला है। ठीक है, क्या मिड नाइट्स चिल्ड्रन के बारे में मिला है। ठीक है, उसके बाद बात करें क्या है कि अरुंधति रॉय को मिला है, जो पहला जो बुकर प्राइज मिला था। क्या बताओ 1900, उसके बाद क्या है मतलब फीमेल में बात कर रहे हैं, ये 1997 में मिला है। क्या द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में मिला है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये पूरे आपको पता ना, बुकर प्राइज पे सवाल आना ही आना होता है। ठीक है, इसे जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, आपको डिटेल आपको पूरे बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगला क्या है, किरण देसाई जो है, ये जो 2006 में जो है बुकर प्राइज मिला है, क्या किसके बारे में, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के बारे में। वही लिखा द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस, दो जो आपका इंग्लिश में वही आपको हिंदी में लिखा रहेगा। ठीक है, अगला हम बात करेंगे कि अरविंद अडिगा को मिला है 2008 में मिला बुकर प्राइज, जिसको व्हाइट टाइगर के नाम से याद करता है, व्हाइट टाइगर पे मिला है। ठीक है, तो ये बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रख के जाना है। ठीक है, पहला से लेके कब जो भारत में जो बुकर प्राइज जीतने वाले हैं ये सब लोग हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो है अभी जो बुकर प्राइज मिला किसको मिला ये याद रखना है। ठीक है, ये आपको हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, हाल फिलहाल में जो है दो भारतीय को जो है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, तो इंडिया के दो ऑथर्स का नाम बताना जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। क्या है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मतलब ये होता है कि वैसा प्राइज होता है जो किसी लैंग्वेज को हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मिला क्या, गीतांजलि श्री मिला 2022 में मिला। ठीक है, जो बताओ हिंदी नोवेल पे मिला है, हिंदी नोवेल मतलब टॉम्ब ऑफ सैंड के बारे में बताया। ठीक है, जिसको ट्रांसलेट किया कौन, बाय द डेजी रॉकवेल। क्या गया, डेजी रॉकवेल के द्वारा किया। ठीक है, रॉकवेल के द्वारा किया गया। ठीक है, बात समझ में आए, मतलब कहने के बाद गीतांजलि श्री जब पूछा जाएगा, ठीक है, किस लिए है, टॉम्ब ऑफ सैंड के बारे में है। इसको ट्रांसलेट कौन किया है, डेजी रॉकवेल ने किया, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ है, गीतांजलि श्री जो 2022 में मिला, हिंदी उपन्यास के टॉम्ब ऑफ सैंड पे मिला है, जो डेजी रॉकवेल के द्वारा अनुवादित किया गया है। ठीक है, के लिए जीता गया। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे, बताओ बानू क्या है मुस्तक, बानू मुस्तक 2025 में मिला है, जो क्या है कन्नड़, उसके कन्नड़ लघु कहानी के बारे में, जहां पे हार्ट लैम्प के बारे में डिस्कस किया, हार्ट लैम्प के बारे में। ठीक है, ये चयनित कहानी है जहां दीपा द्वारा जो है अनुवादित किया। क्या है, दीपा द्वारा अनुवादित किया गया है। बात समझ में आए, मतलब कहने मतलब कि जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज वही होता है जो अदर लैंग्वेज को जो है कन्वर्ट किया था, इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तब बोलेंगे बताओ इंटरनेशनल बुकर प्राइज बोलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये दो जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका 2022 वाला जो गीतांजलि श्री पूछा जाता है, और दूसरा जो है अभी बानू जो है मुस्ताक। ठीक है, जिसका है हार्ट लैम्प है, इसका क्या है टॉम्ब ऑफ क्या है सैंड। इसको कौन किया है, क्या ट्रांसलेट कौन किया, डेजी रॉकवेल ने किया। इसको कौन किया है, जो कन्नड़ लघु कहानी था, इसको ट्रांसलेट किया दीपा के द्वारा अनुवादित किया गया। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुकर प्राइज पे सवाल आना है। बुकर प्राइज एक इंटरनेशनल बुक है, दोनों में अंतर बता दिया मैंने। बुकर स्पेशली फॉर द क्या आता है, बुकर प्राइज मिलता किसके द्वारा है, तो याद है यूनाइटेड यूके के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो बुकर प्राइज दिया जाता है। ठीक है, और जो भी पैसा मिलता है 50,000 यूरो मिलता है, 50,000 जो है यूरो मिलता है। बात समझ में, इतना आपको जो है पैसा मिलता है, जो आपको जो है जो ट्रांसलेटर होता है, जिसका लिखा होता है, दोनों का पैसा जो इक्वली डिवाइडेड मिलता है। ये भी पूछ सकता है बुकर प्राइज किसके द्वारा, कौन सा देश के द्वारा जो दिया जाता है, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला। अभी हाल फिलहाल का जो है 2026 का जो आपसे पूछेगा, 25 तक आप जान लिए, 26 में जो है ताइवानीज का था, ताइवानी लेखक था, उसका नाम था यांग सुआंग, नाम था यांग सुआंग जी। ठीक है, ये 2026 में इसको बुकर प्राइज मिला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। क्या है, ताइवानी लेखक है यांग सुआंग जी थे। ठीक है, ताइवान यात्रा पे के पर आधारित किताब जो है जिसने लिखा है, जिसने लिखा लीन के किंग ने अंग्रेजी के अनुवादित किया है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, 2026 की क्या है, लीन किंग ने अंग्रेजी, लीन किंग
ठीक है, लीन किंग ने जो है अंग्रेजी में क्या किया, अनुवाद कर दिया। ठीक है, तो इसको अनुवादित किया गया। बात ये पहली बार ऐसा मिला है, लेकिन याद रखना है यांग शुआंग ये चाइनीज का रहने वाला है, ये ताइवान का रहने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये 2026 में घोषित किया, 2025 22 देखे, 25 देखे, 26 देख रहे हैं। और 26 में क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, याद रखना है। मतलब ताइवान के जो है, जो ये आदमी थे यांग शुआंग थे, उसको मिला है किसके लिए बताओ, किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है, लिंग किंग के द्वारा किया गया। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, हिस्टोरी क्या है, अनाउंस किया मई 2026 द फर्स्ट टाइम ऑफ द नोबेल। ठीक है, ओरिजिनली रिटन इन द क्या मैड्रियन चाइनीज, मतलब मैड्रियन चाइनीज में लिखा गया था, मैड्रियन चाइनीज में लिखा गया था, मतलब चाइनीज लैंग्वेज में लिखा था। ठीक है, तो याद रखना है ताइवानीज को जो अभी 2026 से किसको मिला है, यांग शुआंग का मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन ट्रांसलेट किया है, तो लिन किंग ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो बिहार के रिलेटेड जो बीपीएससी एग्जामिनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ जीआई टैग जो है, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, स्पेशल राइट वही का मिलता है, सभी जगह को जीआई टैग नहीं मिलता है। जो स्पेशल बहुत पुरातन होता है, बहुत ज़्यादा वो जोग्राफिकली के जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखा जाता है, तभी जो है जीआई टैग मिलता है। वो WTO के अकॉर्डिंग जो है जीआई टैग को जो आधारित दिया जाता है। ठीक है, जो 1999 के अकॉर्डिंग। तो यह जो जीआई टैग जो है पारंपरिक जो है 52 बुट्टी जो साड़ी है, ये कहाँ का फेमस है, याद रखना नालंदा का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पत्थर कट्टी स्टोन, ठीक है, क्राफ्ट गया, मतलब याद रखना है एक क्या 52 बुट्टी साड़ी बात करें नालंदा का मिला है। ठीक है, दूसरा जो है ये पत्थर कट्टी स्टोन जो है क्राफ्ट जो है गया में मिला है। ठीक है, ये क्या ज्योतिग्राफिकल कहते हैं, मतलब क्या वही है जीआई जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। दो का एक क्या है 52 बुट्टी। ठीक है, ये क्या मिला नालंदा में, क्या मिला नालंदा ने दिया। ठीक है, और दूसरा क्या मिला, ये मिला क्या पत्थर कट्टी स्टोन, पत्थर कट्टी स्टोन जो है। ठीक है, ये का कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया, तो यह क्या मिला है बताओ, तो गया को क्या मिला, गया मिला। ठीक है, ये याद रखना, दो इंपॉर्टेंट चीज, बिहार से स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये सवाल ये भी इंपॉर्टेंट बिहार के एग्जाम के लिए। अगला क्या है कि पहला संगीत कॉलेज जो है कहाँ बनाया जा रहा है, पहला संगीत कॉलेज हाल फिलहाल में जो है कहाँ बनाया जा रहा है। तो याद रखना कि बिहार का पहला खास संगीत कॉलेज जो बनाया जा रहा है, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के संगीत क्या महाविद्यालय। ठीक है, जो मशहूर संगीतकार थे। ठीक है, ये डुमराव बक्सर में बनाया जा रहा है, याद रखना है पहला संगीत कॉलेज क्या बनाया जा रहा है, बक्सर में बनाया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही फिलहाल में क्या है इसको जो है सेटअप करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब बिहार का फर्स्ट जो एक्सक्लूसिव म्यूजिक कॉलेज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, जो संगीत का बहुत ज्ञानी आदमी थे। ठीक है, इन्हें पहला जो है डुमराव बक्सर में जो है पहला जो संगीत कॉलेज बनाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी है। अगला क्वेश्चन यह है कि एविएशन मिनिस्टर जो है, एविएशन कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बात करें तो एयरवेज के बारे में बात करें। ठीक है, वहाँ पे देखा जाए कैबिनेट ने क्या किया, बिहार का जो है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि 4200 एकड़ में, कितना 4200 एकड़ में क्या ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, ग्रीनफील्ड जो है बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, ये सोनपुर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, सोनपुर। ठीक है, सोनपुर जो है नियर पटना में पड़ता है, वहाँ पे जो है याद रखना है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि 4200 एकड़ में एक नया सा एयरपोर्ट जो है बनाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यही है पटना में सोनपुर जगह पे। ठीक है, अगला हम बात करते बताओ जहां पे अभी डेवलप नहीं डेवलप होने वाला होता है वैसे जगह को ही नाम देते हैं क्या, ग्रीनफील्ड। क्या देते हैं, ग्रीनफील्ड। देखो ये भी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आया कि नक्सल फ्री स्टेट किसको घोषित किया गया। ठीक है, नक्सल फ्री स्टेटस जो है बिहार जो है, नक्सल फ्री स्टेटस जो है ये घोषित कर दिया गया कि आपको पता है कि नक्सली जो एरिया है सबसे ज़्यादा मुंगेर देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा नक्सलवादी होता एरिया होता है। तो इस एरिया को जो बिहार ने डिक्लेयर किया, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि नक्सल फ्री
and culminating the decade for a long insurgency with the surrender of the moist and the last moist cut in the मुंगेर। तो मुंगेर में क्या है, ये जो है मुंगेर ऐसा जो है बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो है नक्सल फ्री जो है डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये क्या है हमारा बिहार सरकार के द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, मान लेगा ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि ये नक्सल फ्री जिला है। ठीक है, कौन है, मुंगेर है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन जो है अगला अग्निवीर जो है, अगला क्वेश्चन अग्निवीर रिजर्वेशन देखा रहा है कि अग्निवीर रिजर्वेशन में जो है द रिवाइज कहता है बिहार जेल, जी हाँ, बिहार जेल वार्डन सर्विस रूल इंट्रोड्यूस किया गया, जहां 12.5% जो है स्पेशलाइज कोटा दिया जाएगा फॉर एक्स अग्निवीर। ठीक है, अलोंग साइड कोटा फॉर द फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि 12.5% जो है, ठीक है, जो एक्स जो सर्विसेज में है उसको 12.5% का स्पेशल कोटा दिया जाएगा। ये बिहार सरकार का जो है, ये बिहार सरकार अनाउंसमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, लास्ट क्या, कैबिनेट ने क्या किया, कैबिनेट ने रिफॉर्म किया कि बिहार कैबिनेट अंडर द चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के द्वारा, ठीक है, रिप्लेस द 129 ईयर ऑफ द ओल्ड प्रिजनर एक्ट। मतलब पहले क्या था, जो भी कैदी होता था उसको अगर रखा जाता था, पहले प्रिजनर एक्ट था, उसको हटा के जो है बिहार प्रिजन एंड, ठीक है, करेक्शन सर्विस बिल पास किया है। ठीक है, मतलब एक नया बिल, पहले था प्रिजन एक्ट को हटा दिया, एक नया बिल है जिसको नाम क्या है, हम बोल सकते हैं हिंदी में क्या है, बिहार जेल और सुधार सेवा विधेयक 2026 में विधेयक दे दिया। ठीक है, बात समझ में आए? ठीक है, तो ये पूरा जो है आपको करंट अफेयर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कुछ सबमिट जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार रिलेटेड जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एग्जाम वांटा प्रेप में जुड़िए, आपके पूरे करंट अफेयर की तैयारी जो है एग्जाम वांटा प्रेप के द्वारा जो है अच्छे तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, तो और डेली जो है इसी चैनल के माध्यम से जो है आप करंट अफेयर जो है बढ़िया से पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा होगी। ठीक है,